सबसे पहले होता है एक वर्ष, संवत। तो किस संवत में जातक का जन्म हुआ है उस संवत के अनुसार भी जातक के ऊपर असर होता है। जैसे इस समय जो संवत चल रहा है उस संवत का नाम क्या है? प्रमादी, परिधावी। तो परिधावी जो होता है वो मंगल का सूचक है। परिधावी मतलब दूसरों की ओर दौड़ने वाला। जब आप इन शास्त्रों को पढ़ेंगे तो उसमें परिधावी के फल लिखे हैं, बहुत अच्छे नहीं है हालांकि। अब अगर आनंद नाम संवत्सर है तो उसका फल अच्छा लिखा होगा। दूसरे नंबर पे आता है संवत के बाद। संवत का दो भागों में बांटते हैं। तो दो भाग संवत के कौन कौन से होते हैं? एक उत्तरायण, एक दक्षिणायन। तो ये देखना पड़ता है कि जातक का जन्म उत्तरायण में हुआ है या दक्षिणायन में हुआ है। अगर उत्तरायण में हुआ है तो उसके अंदर सात्विक प्रवृत्ति ज़्यादा है, देव प्रवृत्ति ज़्यादा है, प्रकाश उसके ऊपर ज़्यादा है, वह ज़्यादा चमकीला है, यानी अच्छा मान लिया। और अगर दक्षिणायन में हुआ है तो वह कम चमकीला है लेकिन क्रोध ज़्यादा करता है और तामसी प्रवृत्ति का है। आप इससे लगा सकते हैं। दक्षिण प्रदेशों की बात करो तो दक्षिण देश है, दक्षिण प्रदेश है। और दक्षिण प्रदेशों की बात करो और उत्तर में क्या है? उत्तर में हिमालय है, उत्तरांचल देखो आप। जितने भी देवताओं के स्थल हैं वो सब उत्तर में। तो उत्तर को अच्छा माना गया, उत्तरायण को अच्छा माना। तो जातक का जन्म उत्तरायण में हुआ है। उत्तरायण का तात्पर्य 14 जनवरी से लेकर 14 जुलाई के बीच में उत्तरायण रहता है, जैसा कि हम मोटा मोटा जानते हैं। हालांकि इस समय 22 दिसंबर से 22 जून होता है फाइनेंस की गति के कारण। तो उत्तरायण और फिर उसके बाद दक्षिणायन 14 जुलाई के बाद। इस समय क्या चल रहा है? दक्षिणायन चल रहा है। अब उत्तरायण दक्षिणायन के बाद 2 भेद हो जाते, 3 भेद अलग अलग होते हैं और वो होते हैं ऋतुओं के भेद। ऋतुएं कितनी होती हैं? 6 ऋतु, बिल्कुल सही है। तो 3 ऋतुएं एक अयन में आती हैं और 3 ऋतुएं दूसरे अयन में। तो किस ऋतु में जन्म हुआ है उसके अनुसार भी जातक की प्रवृत्ति आदि का वर्णन होता है। जैसे अगर वो शरद ऋतु में जन्म हुआ है तो ठंडी प्रकृति, अगर ग्रीष्म ऋतु में जन्म हुआ है तो गर्म प्रकृति, यानी उसको जल्दी गुस्सा आना। वर्षा में हुआ है, अब इस समय ऋतु चल रही है शरद, तो इस समय जो जन्म हो रहा है वो शरद ऋतु में हो रहा है। इसके बाद आ जाएगी हेमंत, यानी बर्फ वाली, और उसके बाद आ जाएगी शिशिर। शिशिर माने सी करते हैं। तो ऋतुओं के भी अपने फल होते हैं और उनके अनुसार भी जातक के ऊपर फल पड़ता है। तो अगर वो जातक शरद ऋतु में जन्म लेता है तो क्या फल होगा, और हेमंत में लेगा तो क्या होगा, शिशिर में लेगा तो क्या होगा, ये भी आपको देखना है। इसके बाद ऋतु के बाद क्या आएगा? मास आएगा है। और मास के बाद क्या आता है? पक्ष आता है। उत्तरायण में जन्मे हुए जातकों को शास्त्र के ज्ञाता, धर्म, अर्थ और काम से युक्त गुणी ऐसे कहे गए। और दक्षिणायन के जो में जन्मे हुए जातक हैं कई उनके अंदर इन सब चीजों की कमी है। ऐसे ही राशियों के अनुसार यदि देखेंगे तो किसी ऋतु में उत्पन्न जातक सुंदर, स्वस्थ, लेकिन धीरे धीरे कार्य करने वाला, विलंब से कार्य करने वाला। क्योंकि ठंड में क्या होता है, हम काम जल्दी नहीं कर पाते। बसंत ऋतु तो तेजस्वी,
मनस्वी। ग्रीष्म ऋतु में बहुत कार्यों को करने वाला, धूप को पूरी तीव्रता रखने वाला, है ना? इस प्रकार। और वर्षा ऋतु में गुणी भोगी राजमान्य जितेंद्रिय। शरद ऋतु में व्यापार खेती करने वाला, धन धान्य से युक्त। इस समय शरद ऋतु चलती है। अब ऋतु के बाद कौन सा पक्ष है, मतलब कौन सा चीज आएगी, मास। किस मास में जन्म हुआ ये देखना। तो अभी मास कौन सा चल रहा है, अभी मास चल रहा है, हाँ, आश्विन मास। तो आश्विन मास में यदि जातक का जन्म होता है तो कैसा फल है। आश्विन मास में उत्पन्न जातक सुंदर रूप वाला, सुखी, कवि, परम पवित्र, आचार करता, गुणी और कामी होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। लेकिन उसमें भी मास में भी एक चीज अलग होती है। जैसे इस समय चल रहा अधिक मास, तो अधिक मास में उत्पन्न जातक का क्या होता है। अधिक मास में उत्पन्न जातक विषयों से रहित, सच्चरित्र, तीर्थ की यात्रा करने वाला, निरोगी, सर्वप्रिय, अपना हित करने वाला। तो अधिक मास के 6 मास में भी इसके फल दिए हैं, थोड़ा सा खराब हो जाता है 6 मास के बाद फिर पक्ष। कितने पक्ष होते हैं, 2, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। अगर जातक शुक्ल पक्ष में जन्मा है तो पूर्णिमा के समान, क्योंकि शुक्ल पक्ष में क्या है, पूर्णिमा का महत्व है। सुंदर, शोभायमान, धनी, अनेक शास्त्रों का ज्ञाता, शास्त्र कुशल। और अगर जातक का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है तो कहीं ना कहीं वो क्रोधी, दूसरों पर आश्रित, कहीं ना कहीं उसकी बुद्धि में कुछ संकुच भावना, क्योंकि चंद्रमा डाउन होता है कृष्ण पक्ष में, तो मानसिक रूप से वो विचलित होता है। अब कितनी तिथियां हैं, 16, 15 प्रतिपदा से लेके पूर्णिमा तक, और एक 16वीं तिथि अमावस। तो किस तिथि में जन्म हुआ है ये भी आप देखिए। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया। आज कौन सी तिथि है, अगर आज 9वीं तिथि है तो 9वीं तिथि का जो है वो जातक का जन्म हो तो कैसा होता है। देवताओं की आराधना करने वाला, धनी, स्त्री में आसक्त, शस्त्राभ्यासी, शस्त्र का अभ्यास करने वाला, अच्छा फल कहा गया 9वीं का। यदि चतुर्दशी और अमावस को जन्म होता है तो अच्छा नहीं। तिथि क्षय, तिथि वृद्धि, जैसे मास क्षय मास वृद्धि होती है, ऐसे तिथि क्षय तिथि वृद्धि के भी फल होते हैं। क्षय तिथि में जन्म हुआ है, वृद्धि तिथि में जन्म हुआ है। इसके अलावा हम जब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो तिथियों को भी 5 भागों में विभक्त किया गया है। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, 5 प्रकार की तिथियां कही गई। तो वो किन तिथियों में उसका जन्म हुआ है, नंदा में हुआ है कि भद्रा में हुआ है, उसी के अनुसार उसके फलादेश में भिन्नता आ जाती है। नंदा कौन सी है, 1, 6, 11, तो भद्रा 2, 7, 12, जया 3, 8, 13, रिक्ता 4, 9, 14 और पूना 5, 10, 15, ये तिथि। तो अगर आज जैसे 4, 9, 14 9वीं तिथि है, रिक्ता तिथि है, तो रिक्ता तिथि का फल अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि रिक्त है वो। 9वीं का फल अच्छा है, लेकिन रिक्ता में कुछ अंतर आ जाएगा। रिक्ता तिथि में उत्पन्न जातक तर्क करने वाला, प्रमादी, अपने से बड़ों के साथ शास्त्र की वो करने वाला तर्क, दूसरों के घमंड को तोड़ने वाला, थोड़ा कामुक होता है। अब तिथियों के बाद क्या आएगा, तिथियों के बाद आएगा बार। किस बार में जन्म हुआ है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, ये भी आपको देखना। आज कौन सा वार है, रविवार।
तो बार की जो प्रकृति होती है वो उसके अंदर आती है। अब रवि मंगल कैसे हैं? तेज प्रकृति के हैं, पित्त प्रकृति के हैं। तो रविवार को उत्पन्न जातक पित्त प्रकृति, अति चतुर, तेजस्वी, युद्ध प्रिय, दानी और उत्साही होता है। सोमवार को जातक, सोमवार को अच्छा कहा गया है, चंद्रमा का वार है, तो धनवान, राजा का आश्रय, सुख दुख के समान। अब सुख तो उसको समान आते हैं, क्यों? बुद्धिमान प्रियवक्ता, सुख दुख समान इसलिए आते हैं कि चंद्रमा 15 दिन तो बड़ा हर्षित होता है और चंद्रमा 15 दिन बड़ा पीड़ित होता है, क्योंकि जब वो गायब हो जाता है कैसे तक सुख दुख के कारण। तो चंद्रमा के सुख दुख का ही भेद वहां पर भी दिया गया। तो ऐसे बार के अनुसार, जैसे आज मैंने रविवार का, तो आप इसके लिए तो आपको पुस्तकें मिलेगी, लेकिन मैं क्रम बता रहा हूँ कि आप किस क्रम में लिखें। अभी तक हमने क्या देखा? सबसे पहले संवत का फल लिखना है, फिर आयन का लिखना है, फिर ऋतु का, ऋतु के बाद मास, मास के बाद पक्ष, पक्ष के बाद तिथि और तिथि के बाद भाव। यानी जातक का जन्म किस संवत में हुआ, किस अयन में हुआ, किस ऋतु में हुआ, किस मास में हुआ, किस पक्ष में हुआ और किस बार में हुआ, इसका प्रभाव भी जातक के फलादेश में आएगा। इसको कहते हैं देश काल पात्र। देश काल पात्र माने, काल माने समय, किस समय में हुआ। समय से तात्पर्य वहीं आ जाएगा कि जिस समय, अब जैसे इस समय जो चल रहा है, इस समय जो संवत चल रहा है, इस संवत की जो स्थिति है सब लोग देख रहे हैं। कोरोना काल में जन्म हुआ है, पूरा साल कोरोना का चल रहा है, और उसके अनुसार उसके जो संवत के फल थे, फलधारी प्रमादी के, उसमें जुड़े हुए हैं, तो जातक के ऊपर उनके इफेक्ट आएंगे। यानी अच्छे काल में जन्म हुआ है तो जातक के अंदर जो शुभ गुण है, शुभत्व है, उन्नति है, तेज है, यश है, प्रकाश है, वो बढ़ेगा। और अगर खराब काल में जन्म हुआ है तो उसकी अवनति, दुख, परेशानियां, मानसिक प्रॉब्लम, धन की समस्या, ये बढ़ेगी। तो इसलिए काल का महत्व है, और काल के महत्व के कारण ही हम संवत्सर से लेके बार तक की सारी बात का फल उसमें जोड़ रहे हैं। और इस फल को हम ज़्यादा मेंशन नहीं करेंगे। जब फलादेश करेंगे तो इसका हम मात्र 2% लेंगे, 2% संवत्सर का इसमें ऐड कर लेंगे, 2% अयन का कर लेंगे, मात्र 2% ऐड करेंगे। लेकिन वो 2% करके एक रहस्य निकल के आएगा कि जातक की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए क्योंकि तो इस काल में उत्पन्न हुआ है। और एक बात, जो जिस काल में होता है उसकी विपरीत प्रकृति होती है। जैसे गर्मी में उत्पन्न चीजों की प्रकृति ठंडी होती है और ठंड में उत्पन्न प्रकृति चीजों की प्रकृति गर्म। मटर कब पैदा होती है? सर्दी में, और उसकी प्रकृति कैसी होती है? गर्म। तो आप जो भी पदार्थ देखेंगे, और ऐसे ही जीव का जो गर्मी में पैदा है उसके अंदर ठंडी प्रकृति ज्यादा है, जो ठंड में पैदा है उसके अंदर गर्म प्रकृति ज्यादा है। सिस्टम बिल्कुल वैसे ही है। जैसे भूगर्भ से, भूमि के गर्भ से जब जल निकलता है तो गर्मी में ठंडा जल निकलता है और सर्दी में गर्म जल। अब तो ये बात हुई। इसके बाद हम आ जाते हैं पंचांग पर के तिथि वार तक आ गए। तो अब किस नक्षत्र में जन्म हुआ? आज कौन सा नक्षत्र है? आज नक्षत्र कौन सा है? शायद किसी को मालूम ही नहीं है। मेरी आवाज तो आने नहीं लगता है। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? तो बताइए आज नक्षत्र कौन सा है? हाँ, धन्यवाद। आज पुष्य नक्षत्र है। तो पुष्य नक्षत्र में जन्मे जातक का फलादेश
यानी उस जातक का जन्म अगर पुष्य नक्षत्र में हुआ है तो पुष्य नक्षत्र तो अच्छा नक्षत्र माना गया है, देवता और धर्म को मानने वाला होगा, धर्मी होगा, संतान से युक्त होगा, है शांत और सुंदर होगा, सुखी होगा, तो पुष्य नक्षत्र को हम अच्छा मानते हैं। अब कल कौन सा नक्षत्र आएगा? पुष्य के बाद कौन सा नक्षत्र आता है? आश्लेषा। आश्लेषा, तो आश्लेषा नक्षत्र में उत्पन्न जातक के फल थोड़े से खराब हो जाएंगे, क्योंकि जो P2 में पढ़ रहे हैं वो जानते हैं कि नक्षत्र के स्वामी का असर उस पर आता है और आश्ले का स्वामी सर्प होता है। नहीं नहीं नहीं, देवता जो है वो सर्प होता है। वो आप ग्रह बता रहे हैं, ग्रह स्वामी अलग होते हैं नक्षत्रों के, और नक्षत्रों के देवता भी होते हैं। हाँ, पुष्य नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति होता है। तो हाँ, वैसे अगर आप विंशोत्तरी दशा निकालोगे तो पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि है, लेकिन वो स्वामी नहीं है, वो ग्रह का और नक्षत्र का संबंध है। एक्चुअल में पुष्य नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति, आश्लेषा का स्वामी सर्प है। तो सर्प की जैसी कृतज्ञ पद्धति होती है, धूर्त होता है, दुष्ट होता है, जो सर्प के अंदर जो फुंकार की प्रवृत्ति होती है, आश्लेषा में जन्मे हुए बच्चे के अंदर फुंकार की प्रवृत्ति हो सकती है। तो अब नक्षत्र के बाद क्या आता है? योग। किस योग में जन्म हुआ है? तो आज योग कौन सा है? हाँ, सिद्ध योग है। तो जातक का सिद्ध योग में जन्म होगा तो वह कैसा होगा? तो सिद्ध योग का फल उसमें आपको, सिद्ध मतलब कार्य सिद्ध करने वाला, अच्छे अच्छे कार्यों को करने वाला, और जो भी कार्य करे उसमें सिद्धि प्राप्त करने वाला। अब सिद्ध के बाद किए हुए कार्यों में सिद्धि प्रदान करने वाला, और मंत्र शास्त्र यानी विज्ञान को जानने वाला, संपत्तियों का स्वामी। योग के बाद क्या आता है? करण। तो करण कितने होते हैं? करण 11 होते हैं, है ना? बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, बड़े, विष्टि, ये 7 करण होते हैं, चल करण होते हैं, और 4 स्थिर होते हैं। तो कौन से होते हैं? बिल्कुल, नाग और पिस्तुल। पहले नाग फिर पिस्तुल, सही बोला आपने, ठीक है। तो 11 करण होते हैं, और आज का जो करण है वो कौन सा है? हाँ, गर करण है। तो गर करण के, गर का मतलब होता है विष होता है। गर का मतलब भगवान का जो विष था वो उसके पुत्रों के सिर पर आ गया, तो उनका नाम सगर हो गया, विष के सहित उत्पन्न हुए। तो गर करण में उत्पन्न जातक अच्छा माना गया है, वांछित फलों की प्राप्ति करता है। कहीं थोड़े से कष्टों को भोगते हुए वो आगे वृद्धि को प्राप्त करता है। तो ये पंचांग की 5 चीजें इसके अंदर जुड़ गई। तिथि, नक्षत्र, योग, करण, वार। एक तो काल जुड़ गया संवत से लेके तिथि तक, और फिर तिथि के बाद पंचांग जुड़ गया। ये फल आपको लिखना है। अब इसके बाद भी इसके अंदर एक आवाखोड़ा चक्र होता है। आवाकाड़ा मतलब जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जातक का गण कौन सा है, जातक की वर्ण कौन सा है, वर्ण कौन सा है, कैसे पता चलेगा? तो आज किस राशि का चंद्रमा है? कर्क राशि का। तो कर्क राशि का वर्ण कौन सा है? हाँ, ब्राह्मण। तो अगर उसका वर्ण ब्राह्मण है तो उसमें ब्राह्मणोचित कर्म करने की क्षमता होगी। जातक जो है, भले ही वो किसी भी जाति का है,
उसके अंदर ब्राह्मण गुणों की क्षमता ज्यादा होगी, यानी कि वो धार्मिक होगा या ब्रह्म को जानने के लिए उत्सुक होगा। ठीक है। अब तो ये तो हुआ आपका बड़, और फिर बस से होता है, तारा होता है, योनि होती है, गण मैत्री, गण मैत्री। तो इसमें गण भी मुख्य होता है। गण गण कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? हाँ, देव मनुष्य राक्षस। तो देवगण में उत्पन्न है, तो जातक की देव प्रवृत्ति है, दया की प्रवृत्ति है। मनुष्य प्रवृत्ति है तो उसकी मानवीय प्रवृत्ति है, मतलब टेट फॉर टेट, इस हाथ दो, इस हाथ लो, तुम दोगे तो मैं दे दूंगा, व्यवहारिक पद्धति है। और अगर राक्षस गण में उत्पन्न हुआ है तो मैं दूंगा भी कुछ नहीं और व्यवहार भी कुछ नहीं करूंगा, सब मुझे दे दो, सब अपनी ओर लेने की प्रवृत्ति है। राक्षस प्रवृत्ति मतलब सब मेरा है। तो ये इसका भी प्रभाव पड़ता है कि आप में से किसका राक्षस गण है, किसका देवगण है, किसका मनुष्य गण है। इससे भी आप जातक के फलादेश पे आप असर देख सकते हैं कि उसके फलादेश को पुष्ट कर सकते हैं कि जातक की प्रकृति कैसी है। योनि के आधार पे 14 योनियां कही गई है। कितनी योनियां होती है? 14। हाँ, अब किसी की अश्व योनि है, किसी की गज है, हाथी है, किसी की बकरी है, छाप, किसी की सर्प है, किसी की मूषक चूहा है, कोई बिल्ली है, कोई व्याघ्र है, कोई सिंह है, कोई नकुल है, कोई बंदर है, कोई स्वान है। उस योनि के अनुसार भी जातक पे असर होता है, यानी वो जो योनि उसकी होगी उसके अनुसार उसका चलना, बैठना, उठना, खाना पीना 100% होगा। गज योनि वाला आराम आराम से मदमस्त चाल में चलेगा और उसे कोई छोटी मीठी चीज पसंद आएगी नहीं, हाथी की तरह रहेगा, क्योंकि वो हाथी को खाने को हर चीज बड़ी चाहिए, हर चीज उसे एकदम सुंदर, बड़ी, पुष्ट। तो वो गज योनि वाले और मदमस्त होकर चलेगा। अब वालों किसी की बंदर योनि है तो उसमें चंचलता बहुत होगी। हाँ, गुलाटे वाले कभी इस डाल पे बैठेगा, कभी इस डाल पे बैठेगा और जबरदस्ती दूसरे को छेड़ेगा, बाद में खेके करेगा। बंदर योनि वाला दूसरे व्यक्ति को जबरदस्ती छेड़ेगा और बाद में कहेगा अरे इसने मुझसे ऐसा किया। श्वान योनि वाले की क्या स्थिति होगी? श्वान योनि वाला हमेशा सेवक परायण होगा और उसको निद्रा कम आएगी, या कभी भी कैसी भी निद्रा आ रही हो वो उस भरी निद्रा में भी तुरंत खड़ा हो जाए। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथा विचार श्लोक कहा गया है। तो ऐसे जो योनियां कही गई है उस योनियों का असर भी जातक के रहन सहन, आचार विचार, खान पान, विशेष करके चलने पे 100% देखने में पाया जाता है। आप किसी जातक के नेचर को बता रहे हैं तो राशि लगने से तो बता ही रहे थे, आपके पास इतने सारे ये कंटेंट्स है, इनमें से भी अगर आप एक एक पॉइंट उठा करके उसमें डालेंगे तो आप जातक के बारे में बहुत कुछ इतना सटीक बता सकते हैं। तो कहेंगे आपको कैसे पता कि मुझे खट्टाई पसंद है, कि मुझे मीठा पसंद है, कि मैं ऐसा हूँ, आपको कैसे पता? हमको क्या पता? हमारे पास तो आपके जन्म समय में, जिस समय आप ध्रुव इस क्षितिज पर पैदा हुए, उस समय आपके नक्षत्र, योग, करण, राशि, लग्न आदि की जो स्थिति थी उनमें से हमने आपकी केमिस्ट्री निकाली और आपके ऊपर लगा दी और वो वहां पर सटीक हो जाएगी। थोड़ी केमिस्ट्री लगाने के लिए उसका पिछला बैकग्राउंड भी देखा जाता है कि वो देश काल पात्र माने वो किस देश में रहता है, किस समय में आया है और किसका संतान है। पात्र माने उसके बैकग्राउंड, माता पिता, दादा दादी, वो कौन है, उसका बहुत फर्क आता है। क्योंकि जातक को संस्कार कहाँ से मिलते हैं? परिवार से। तो जिस परिवार में वो पला है उसके भी कुछ उसमें संस्कार आ जाते हैं। तो ऐसे वर्णवश, तारा योनि, गणमैत्री, बकुट, नाड़ी आदि के आधार पर इसमें से 3-4 चीजें विशेष है, जैसे वर्ण है, गण है, योनि है, इनके आधार पर भी आप जातक के फलादेश का चिंतन कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे? अब लग्न के आधार पर फलादेश करेंगे, इसकी जातक की लग्न क्या आई,
मेष लग्न में उत्पन्न है तो कैसा होना चाहिए, वृषभ में होगा तो कैसा होगा है। मेष लग्न में जहाँ तक उत्पन्न होगा तो मेष का स्वभाव कैसा है, मेष का स्वभाव चंचल है, चर है, एक्टिव है, यानी एक जगह न बैठने वाला, चंचल स्वभाव वाला, हमेशा क्रियाशील रहने वाला। और उसका तत्व कौन सा है, अग्नि तत्व है। तो अग्नि तत्व होने से क्या होगा, हमेशा एग्रेसिव रहने वाला, बार बार पर जड़ मारने वाला। लेकिन उसके अंदर एक खास बात और है, थोड़ा डरपोक स्वभाव का होता है। इसलिए वो जड़ तो मारता है लेकिन तुरंत वापस आ जाता है। आप देख लो मेमने को, बकरी को देख लो कि वो आपसे लड़ेगी लेकिन जैसे आप कुछ कर दो वो पीछे हट जाएगी। सही है गलत है ना। तो मेष का स्वभाव चल है, सब कुछ है, लेकिन वक्त पड़ने पर वो पीछे हट जाता है। और सदाचारी भी है, अल्पभोजी, कम खाने वाला, क्रोधी और गर्म प्रकृति का। उसकी प्रकृति गर्म है, उसको गर्मी ज्यादा लगेगी। पराक्रमी, दूसरों का प्रिय और सुंदर होगा। चेहरा उसका लालिमा लिए हुए गौर वर्ण की तरह होगा। क्यों, अरे जिसको गर्मी ज्यादा लगेगी उसका पसीना ज्यादा निकलेगा, पसीना ज्यादा निकलेगा तो चेहरा अपने आप साफ हो जाएगा है। मैं क्या गर्मियों में बहुत गोरा दिखता हूँ और सर्दियों में एकदम काला पड़ जाता हूँ। क्यों, गर्मियों में 4 बार तो मुंह धो लेते हम लोग, और गर्मी लगती है, पसीना आता है तो वैसे ही चेहरा साफ हो जाता है। और सर्दियों में सर्दी के बाद एक तो मुंह नहीं धोते, ऊपर से पसीना नहीं आता तो हमारा चेहरा चमकता ही नहीं, हम कल्लू राम हो जाते हैं। लेकिन जिसकी गर्म प्रकृति है वो 12 महीने पसीना आता है उसको, तो वो गोरा होता है, मतलब लालिमा लिए हुए गोरे वर्ण का होता है। और इसके अंदर हाइट इसकी क्या होगी, इसकी हाइट कम होती है। मेष लग्न राशि का अगर स्वभाव को, मेष राशि को पढ़ रहे हैं हम, तो उसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती मेष के हिसाब से। ऐसे 12 राशियों के, 12 लग्नों के आपको फलादेश का चिंतन भी इस किताब से करना है जो आपको फलित की दी गई है कि मेष लग्न वाले कैसे हैं, वृष लग्न वाले कैसे हैं। तो आपने जो कुंडली बनाई अभी, धनु लग्न की कुंडली बनाई है, मकर लग्न की कुंडली बनाई है, एक मिथुन लग्न की कुंडली बनाई है, 3-4 कुंडली आप लोगों की बन गई है। तो इनके ऊपर प्रभाव डाल के देखिए कि धनु लग्न है तो धनु लग्न का होने से जातक के कैसा दिखेगा वो। धनु लग्न की प्रकृति कैसी है, अग्नि तत्व है, क्योंकि मेष सिंह धनु तीनों अग्नि है, तो वो अग्नि तत्व माने तेज होगा, तेजवान होगा। लेकिन उसका तेज, उसका जो क्रोध है वो खराब नहीं होगा। क्यों, वहां पर जो मेष में हम देख रहे थे उसका स्वामी कौन है, मेष का मंगल है, तो उसका क्रोध गलत दिशा में जा सकता है क्योंकि मंगल लड़ाई भी करा देता है। और धनु के अंदर जो तेज है उसका स्वामी बृहस्पति है, तो बृहस्पति के स्वामी होने के कारण उसका जो क्रोध होगा वो भी धर्मयुक्त होगा। जब भी क्रोध करेगा तो सोच समझ के करेगा, इस क्रोध से कोई नुकसान ना हो जाए, ना उसका ना मेरा। क्रोध तो करेगा जैसे एक टीचर करता है? जैसे एक कुम्हार करता है, तो नीचे से हथेली लगाता है, ऊपर से मारता है। तो जो बृहस्पति प्रधान धनु राशि है उसको क्रोध आएगा, लेकिन धर्म संज्ञक आएगा। वह धार्मिक होगा, नीतिवान होगा, धनवान होगा, बुद्धिमान होगा, लोकमान्य होगा, कुल में श्रेष्ठ होगा, पुत्र पौधा युक्त होगा। और धनु कौन सा वर्ण है, क्षत्रिय वर्ण। हाँ, क्षत्रिय वर्ण है तो वो लड़ने में कभी पीछे नहीं हटेगा। जब कोई बात आ जाएगी तो भाई क्षत्रियों का काम क्या है, रक्षा करना, तो दूसरों की रक्षा करने में सदैव कुशल रहेगा। और प्रकृति कैसे हो गई, चारे के स्थिर है कि दुष्भाव है, दुष्भाव है,
धनु माने 9 हो गई ना, हर 3, 6, 9, 12 दुष्भाव प्रकृति होती है। यानी ये दोनों प्रकृति का होगा, ये चर भी होगा, यानी इसके ये एक्टिव भी रहेगा और समय समय पर बैठ करके चिंतन करने वाला भी होगा। और मैंने कहा था कि दुष्भाव लग्न या दुष्भाव राशि जो होती हैं उनको ज्यादा अच्छा माना गया, क्योंकि उनके अंदर चर और स्थिर दोनों के स्वभाव होते हैं। अगर किसी में चर स्थिर दोनों स्वभाव हैं तो वो ज्यादा अच्छे काम कर सकते हैं। क्यों? आप किसी भी काम को करने के लिए पहले क्या करते हैं? पहले एक जगह बैठ के प्लान बनाते हैं कि हमको क्या क्या करना है, किस किस से मिलना है, किस किस को बुलाना है। यानी ये स्थिर कार्य है। आप एक जगह बैठ के लिस्टेड कर रहे हैं पूरा हर चीज को, किसको क्या देना है, किससे क्या कराना है। आपने लिस्टिंग करी, जो बैठ के आपने 4 घंटे वर्क किया, उसके बाद आपने 4 घंटे उस वर्क पर काम किया, वो चर हो गया। अगर आपने केवल लिस्टिंग करके रख ली लेकिन आपने एक्टिव नहीं हुए, चर नहीं बने किया, चर आपके साथ नहीं जुड़ा है, तो वो लिस्ट सुबह से शाम तक रखी हुई है और कार्यक्रम पूरा निपटने वाला है, लेकिन वो लिस्ट जो है रखी रह गई, कार्यक्रम नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक्टिविटी नहीं हुई, काम नहीं हुआ, चर नहीं थी वो। दूसरे पक्ष में वो आप चर एक प्रकृति है, तो आप चलते चलते सोच रहे हैं, बैठ करके आपने प्लान नहीं किया, जो सामने आ गया वो आप करते चले गए, तो उसके अंदर वो चमक नहीं आई जो आप एक प्लान करके करते। अचानक आपको देखा, एक काम करते हैं, गाड़ी इधर मोड़ लेते हैं, चलो इसको दे देते हैं, चलो इससे मिल लेते हैं, चलो इसको। उसमें क्या हुआ? आपका पेट्रोल भी ज्यादा गया, समय भी ज्यादा गया, काम भी पूरा नहीं हुआ और काम का स्वरूप भी उतना अच्छा नहीं आया। इसलिए कहा गया है कि दुष्भाव लग्न या राशि जो होती है वो ज्यादा अच्छी है, क्योंकि वो प्लान करेगी और एक्टिवनेस भी करेगी, वो क्रिया भी करेगी, काम भी करेगी। तो धनु लग्न होने से बृहस्पति है, दुष्भाव प्रवृत्ति है, अग्नि तत्व है, और क्या है उसके अंदर? है पुरुष है कि स्त्री है, सम है कि विषम है, और इवन क्या है वो? हाँ, विषम है, पुरुष है। यानी कि वो साहसी राशि है, वो घबराने वाली राशि और वो ज्यादा दयालु भी नहीं है, हिंसक है। जैसे घोड़ा होता है, घोड़े में वेग बहुत होता है, घोड़े से लोग डरते हैं, घोड़ा लोगों से नहीं डरता। घोड़े को देख के ही लोग डर जाएंगे, हैं? उसका तत्व कौन सा है? धनु का अग्नि तत्व है, और उसके पाद क्रम से द्विपद राशि है, वो द्विपद। क्योंकि ऊपर से घोड़े का सिंबल, मतलब मनुष्य और घोड़ा दोनों उसमें जुड़े हुए हैं, तो इसलिए वो द्विपद राशि में आता है धनु। तो मानवीय नेचर होता है इसका, है ना? उष्ण पित्त अति शब्द, ये अति शब्द राशि है, यानी ये बोलते बहुत है। इनका जो शब्द होता है रुकता नहीं है, जब वो बोलने बैठते हैं तो फिर रुकते नहीं है। और इनको स्थान कौन से पसंद होते हैं? पर्वत वाले स्थल इनको पसंद होते हैं, पर्वतों पर भ्रमण करना, खुले स्थानों पर, पर्वतों पर, वन में, ऐसे स्थानों पर जाना इनको पसंद होता है? और इनकी जो फल मिलता है उनको शुरुआत में नहीं मिलता, क्योंकि ये पृष्ठोदय राशि है, तो इनको फल बाद में मिलते हैं, कुछ काम होने के बाद। ऐसे आप लग्न का फल लिखते हैं, लग्न का फल लिखने के बाद क्या करते हैं? फिर मैंने आपको जो बताया था कि भाव भावेश लग्न लग्नेश कहाँ बैठे हैं, इसके आधार पर फलादेश लिखते हैं। ठीक है, अभी उस फलादेश को हम कंप्लीट नहीं कर रहे, आपने केवल इतना लिखा है लग्नेश बृहस्पति है,
और वो अपने घर से द्वितीय स्थान में या अपने ही घर में बैठा है। धनु लग रहा है तो इस समय धनु में ही बृहस्पति चल रहा है, तो अपने ही घर में बैठा है, स्वराशि का होकर बैठा है, यह आपने लिख दिया। ऐसे 12 भावों का आपने लिख दिया। पिछली कुंडली हमने धनु की बनाई है, इसलिए मैंने उसी पे चर्चा कर रहा था। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि इस कुंडली में क्या कोई योग भी बनते हैं। तो हम योगों की बात भी करते हैं। अब योग क्या होते हैं पहले तो ये समझें। योग होता है किसी भी दो चीजों के मिलने के बाद उसका परिणाम माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, उसको हम योग कहते हैं। तो दो ग्रह मिले, एक राशि एक ग्रह मिला, उसका परिणाम क्या हुआ, उसका रिएक्शन क्या है, वो शुभ रिएक्शन आया या अशुभ रिएक्शन आया, तो वो शुभ योग बना या अशुभ योग बना, ये हम देखते हैं। तो इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको देखने के लिए हम जो है 3 प्रकार के योगों की चर्चा करते हैं। एक होते हैं लग्नादि योग, एक होते हैं सूर्यादि योग, और एक होते हैं चंद्रादि योग। तो कुछ तो बनते हैं सूर्य के कारण, कुछ बनते हैं चंद्रमा के कारण, और कुछ बनते हैं लग्न के कारण। सूर्य से बनने वाले योग जो होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं सुनफा, अनफा और दुरुधरा। फलित ज्योतिष की किताब में अध्याय 13 या 14 है, आप उसे देख सकते हैं। योग अध्याय 13 है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, सुनफा लिखा है? सुनफा लिखा है। चंद्रमा, हाँ, चंद्रमा से दूसरे ग्रह में यदि कोई ग्रह हो, चंद्रमा से दूसरे ग्रह में यदि कोई ग्रह हो तो वह सुनफा योग होता है। सुनफा, सुंदर नफा, सुनफा। और चंद्रमा से 12वें में कोई ग्रह हो तो अनफा होता है। और चंद्रमा के दोनों ओर कोई ग्रह हो तो बनता है दुरुधरा। बिल्कुल। अब जो हमने उस दिन धनु लग्न की कुंडली बनाई थी 1 अक्टूबर की, उसमें ये बताइए चंद्रमा से दूसरे भाव में कौन है? क्या आप लोगों के पास वो कुंडली बनी है कि नहीं बनी? मंगल है, तो चंद्रमा से दूसरे भाव में मंगल है, तो बताइए कौन सा योग बना? सुनफा। तो सुनफा योग बना। और चंद्रमा से 12वें में कोई नहीं है, इसलिए अनफा नहीं बना। चंद्रमा के दोनों ओर कोई नहीं है, इसलिए दुरुधरा भी नहीं बना। एक बात। दूसरी बात, यदि सुनफा बनेगा तो अनफा नहीं बनेगा, और अनफा बनेगा तो सुनफा नहीं बनेगा। और सुनफा अनफा यदि दोनों बन गए तो दोनों ही कट जाएंगे और उनका नाम दुरुधरा हो जाएगा। फिर ना तो आप सुनफा कहेंगे ना अनफा कहेंगे, वो दोनों कट जाएंगे। अगर एक तरफ, दोनों तरफ ग्रह है तो ना तो आप उसे अनफा कहें ना सुनफा कहें, आप उसे दुरुधरा कहें। जो ऊपर की स्टेज मिलेगी उसे लेनी है, नीचे की स्टेज को नहीं लेना। अब ये तो बने सूर्य से, ऐसे ही चंद्रमा से, हाँ सॉरी, ये चंद्रमा से बने, ये चंद्रमा से बने। अब सूर्य से, और एक और है, इसी में एक और था कि चंद्रमा से यदि दोनों ही जगह पर कोई ग्रह ना हो तो वह योग होता है केमद्रुम योग। केमद्रुम योग जो है वो अच्छा नहीं माना गया। वो माना गया है कि जातक के पास धन की बहुत कमी होती है, लेकिन ज्यादातर केंद्रुम योग भंग हो जाता है, क्योंकि या तो वो केंद्र से संबंध रखता हो या बृहस्पति कहीं से उसे देखता हो, शुभ ग्रह के प्रकाश उसके केंद्र भंग के नियम आएंगे आगे, तो बहुत जगह वो केंद्र योग भंग हो जाता है, उसे भी हम समझेंगे।
तो चंद्रमा से बनने वाले 4 योग हो गए। एक अनफा, फिर सुनफा, फिर दुरुधरा और फिर केंद्र। हम सूर्य के द्वारा देखें, सूर्य का पहला होगा बोसी बेसी, और दूसरा बोसी, और तीसरा उभयचरी। हाँ, तो बताइए सूर्य से दूसरे भाव में जब ग्रह हो तो कौन सा योग होगा? बेसी। और सूर्य से 12वें में कोई हो? बोसी। हाँ, सूर्य से दूसरे में कोई है तो बेसी, सूर्य से 12वें में कोई है तो बोसी, और अगर सूर्य के दोनों ओर कोई ग्रह है तो उसका नाम हो जाएगा उभयचरी। अब इस कुंडली को फिर देखिए, और सूर्य के दूसरे भाव में कौन सा ग्रह है? बुध है, क्योंकि कन्या राशि में सूर्य बैठा है, तुला राशि में बुध बैठा है, तो दूसरे में, तो यहाँ पर एक बेसी योग बनता है। लेकिन हमें और देखना है, क्या बोसी तो नहीं बन रहा? तो सूर्य से 12वें में कोई है? वहां पर शुक्र है, तो यहाँ पर बेसी बोसी दोनों बन गए। तो मैंने जैसे आपको कहा, चंद्रमा में अगर दोनों बन गए थे तो वो कट गए और तीसरा योग बन गया। तो यहाँ पर भी बेसी बोसी दोनों कट के इनका नाम हो जाएगा उभयचरी। तो इस कुंडली में एक योग तो बना था सुनफा, और दूसरा योग कौन सा बन रहा है? उभयचरी। हाँ, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, इस कुंडली में, जातक की कुंडली में चंद्रमा से दूसरे भाव में मंगल बैठा है, इसलिए इसमें सुनफा योग बनता है। सूर्य से 2 और 12 में बुध और शुक्र बैठे हुए हैं, इसलिए इसमें उभयचरी योग बनता है। ठीक है, ये सामान्य बात हुई। अब हम बात करते हैं कि पंच महापुरुष योग। पंच महापुरुष योग क्या है? इसको समझने के लिए केवल 2 लाइन में समझ सकते हैं। सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर, राहु केतु को भी छोड़कर, राहु केतु कभी योग नहीं बनाएंगे, ध्यान रखिए। और सूर्य चंद्रमा किसी योग में सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि उनके खुद के योग होते हैं। तो सूर्य चंद्रमा को छोड़कर अब रह गए 5 ग्रह। कौन कौन से रह गए? हाँ, सूर्य चंद्रमा को छोड़कर पंच तारा ग्रह। अब लिखिए, पंच तारा ग्रह मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि यदि केंद्र स्थानों में स्वराशि के या उच्च के होकर बैठे हो तो क्रम से योग बनते हैं। पहला रुचक, दूसरा भद्र, तीसरा हंस, चौथा मालव्य और 5वां सस। तो मंगल से बनेगा रुचक, बुध से बनेगा भद्र, गुरु से बनेगा हंस, शुक्र से बनेगा मालव्य और शनि से बनेगा सस। अब आप देखिए, क्या इस कुंडली में केंद्र में कोई ग्रह 5 ग्रहों में से, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इन 5 ग्रहों में से कोई ग्रह केंद्र में स्वराशि या उच्च राशि का है? हाँ, बृहस्पति स्वराशि का होकर के लग्न में बैठा है। तो ये पंच महापुरुष योग के अंतर्गत हंस योग बना रहा है। अब हंस की प्रकृति कैसी होती है आप जानते हैं ना? स्वच्छ, निर्मल। हंस के ऊपर तो सरस्वती जी विराजमान है ना? और हंस की खास बात क्या है? नीर क्षीर विवेक। जल और दूध में दूध निकाल लेता है, जल छोड़ देता है, इसलिए कहते हैं नीर क्षीर विवेक। कभी कभी वो विद्यालय में वाद विवाद की प्रतियोगिता होती है, कहते हैं नीर क्षीर विवेक, जज के लिए बोलते हैं। तो पंच महापुरुष योग आप इस प्रकार से अन्य कुंडलियों में देखिए कि क्या चंद्रमा से ये 3 योग बताए वो बन रहे हैं क्या? सूर्य से जो बताए वो बन रहे हैं क्या? या पंच महापुरुष योग में से कोई योग बन रहा है क्या? आपको ये देखना। किसी के 7वें भाव में तुला राशि का शनि बैठा है तो कौन सा योग बनेगा?
सस योग बनेगा, क्योंकि वो उच्च राशि का शनि है। और किसी के कर्क राशि का मंगल यदि दशम भाव में बैठा है तो कौन सा योग बनेगा? क्यों बनेगा? हाँ, तभी तो मैंने तुमको कहा, तभी तो मैंने तुमसे कहा इस बात पे ध्यान देना है कि इसके लिए हमें क्या आना चाहिए, हमें ये ध्यान होना चाहिए कि ग्रह उच्च का है कि नहीं, स्वराशि का है कि नहीं। किसी के चतुर्थ भाव में चंद्रमा उच्च का बैठा है तो कौन सा योग बनेगा? चंद्रमा से महापुरुष योग बनता ही नहीं। हाँ बिल्कुल, आपको ये बात बोलनी पड़ेगी इसमें कि चंद्रमा से महापुरुष योग नहीं बनता, चंद्रमा से अन्य योग बनते हैं, गज केसरी बनेगा और बनेगा, वो हम निकालेंगे। लेकिन अगर महापुरुष के संदर्भ में पूछा जाए कि भाई लग्न में सिंह लग्न में सूर्य बैठा है तो साहब योग बनेगा क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि सूर्य चंद्रमा अपने योगों का निर्माण करते हैं, वो पृथक से योगों में जुड़ते नहीं है। ये छोट अभी आपने लाइन नोट ही नहीं करी, वही तो मैं कह रहा हूँ, आप अध्याय 13 को पढ़ो, उसमें साफ मैंने बोला कि ग्रह पंच तारा ग्रह माना मंगल बुध गुरु शुक्र शनि केंद्र स्थान में उच्च राशि या स्वराशि के बैठे हो, केवल इतना लिखिए, उच्च राशि या स्वराशि बस। अगर वो उच्च का है स्वराशि का है तो वहां पर शत्रु वत्रु सब गायब। फिर ये नहीं देखा जाएगा कि शत्रु का है या नहीं है। संजय जी बात समझ में आ गई? हाँ, वहां पर शत्रु मित्र का भेद नहीं है, वह आपको देखना है उच्च का है और स्वराशि का, दोनों में से कोई एक उसकी नियम लागू होना चाहिए बस। इसके अलावा कुछ मत देखिए। और अगर कुछ अगर वो उच्च का नहीं है, अगर स्वराशि का नहीं है, इसका मतलब पंच महापुरुष की श्रेणी में नहीं आता। अगर वो श्रेणी में नहीं आता तो अब आगे जो बहुत सारे योग हैं, योगों की श्रेणी में अभी इस साल तो मैं आप T1 वालों के लिए तो हम ज्यादा से ज्यादा 50 योगों की बात करेंगे। T2 वाले बहुत सारे योगों को पढ़ रहे हैं, लगभग 300 योगों को पढ़ रहे हैं, और आगे जाके लगभग 3000 योग हैं जिनको आप धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। लेकिन शुरू में आपके जो अनपा सुनपा दुर्धरा लग्नादि बेसी बोसी कर्तरी वगैरह ये अब थोड़े थोड़े पढ़ते जाएंगे तो हमें पता चलता जाएगा। अब इसके बाद योग होते हैं कर्तरी। कर्तरी का मतलब क्या होता है? हाँ, कर्तरी का मतलब होता है कैची। हाँ कैची। हाँ, तो दो शुभ ग्रहों के बीच में कोई ग्रह होता है तो वो शुभ कर्तरी में होता है, और दो पाप ग्रहों के बीच में होता है तो वो पाप कर्तरी में होता है। हाँ, अशुभ कर्तरी कह लो या पाप कर्तरी कह लो। जैसे वैसे तो हम मानते नहीं है उसको, राहु केतु को नहीं लेते, लेकिन फिर भी हम पढ़ने की दृष्टि से यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि जातक की कुंडली में बृहस्पति लग्न में बैठा है तो बताइए 12वें भाव में कौन सा ग्रह है? केतु। और दूसरे भाव में कौन सा ग्रह है? शनि। तो यहाँ कौन सा योग बन गया? अशुभ कर्तरी। हाँ, पाप कर्तरी। हालांकि ये योग माना नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने कहा राहु केतु का योगों में कोई योगदान नहीं है। हम पढ़ाई की दृष्टि से केवल आपसे चर्चा किए थे। लेकिन यहाँ पर अगर मंगल होता केतु के स्थान पर और उधर शनि है तो ये योग 100% सफल हो जाता है ना। ऐसे एक ही घर में बैठे, एक घर में 3 ग्रह बैठ जाए, मंगल गुरु और शनि, तो आप देखिए मंगल की डिग्री कितनी है और गुरु की डिग्री कितनी है और शनि की डिग्री कितनी है। अगर मंगल और शनि की दृष्टि के बीच में गुरु डिग्री है, गुरु की डिग्री है, तो गुरु पाप कर्तरी में हो जाएगा। और अगर डिग्री से बाहर चला गया, मान लो एक ग्रह 6 डिग्री का है और जो शुभ ग्रह है वो 12 डिग्री का है और एक और अशुभ ग्रह 18 डिग्री का है, इसका मतलब बीच में वो शुभ वाला फंस गया। आप गाड़ी चला रहे हैं और आपकी गाड़ी बीच में है तो आप फंस गए, और आपकी गाड़ी आगे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, या आपकी गाड़ी पीछे है तो कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? तो ये एक भाव के अंदर भी हो सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको डिग्री के फासले से देखना पड़ेगा।
कि उनके अंदर डिग्री का फासला कितना है। ऐसे करके बहुत सारे योग हैं। अगली क्लास में हम और भी योगों की चर्चा करेंगे। आज हम यहीं तक की चर्चा करके बंद करेंगे। आपने जो कुंडलियाँ बनाई हैं उनमें जो जो आपको मैंने आज बताया उनसे संबंधित फलादेश को लिखने का प्रयास करें, जिससे कि आप आगे फलादेश की पद्धति को भी जान सकें। जय गणपति की जी।